यश, थोड़ा सा समय प्लीज मुझे देंगे जरा। उससे पहले एक बार संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास, फिर अचल से फौरन आपके पास आती हूँ। संजीव श्रीवास्तव सर, अगर भारत ने शुरुआत से ही स्ट्रैटेजिक बैलेंस की एक पॉलिसी अपनाई हुई है, वो स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आपको इस समय भी नजर आता है? ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत के लिए घातक साबित हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में? और ये स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्या आने वाले समय में भारत को अलग थलग कर सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो विश्व में जो भी घटनाएं होती हैं उसके ऊपर न सिर्फ पेरिफेरी उसके ऊपर पेरिफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं को सकारात्मक तरीके से शेप करने में भी विश्वास रखता है। और भारत की सारी स्थितियों पर बहुत पैनी नजर है। भारत की जो विदेश नीति है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का संकट रहा हो, चाहे वो इजराइल हमास के बीच का युद्ध रहा हो, या अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है, हर जगह भारत का जो अप्रोच है, मैं इसको बहुत ही विवेकपूर्ण अप्रोच मानता हूँ। और उसका कारण पूर्णिमा जी बहुत स्पष्ट है। देखिए, जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था, उसका भारत ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि भारत इजराइल के साथ उसके आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह से खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से उसी दिन 7 अक्टूबर के दिन ही एक मैसेज दिया था। और भारत का आतंकवाद के प्रति जो अप्रोच है वो आप जानते हैं कि वो जीरो टॉलरेंस का है, चाहे वो अपने देश का आतंकवाद हो या कहीं अन्य आतंकवादी घटनाएं। लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में आपने देखा कि हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो बहुत ही विवेकपूर्ण इस संदर्भ में मैं देखता हूं कि उन्होंने हमेशा संवाद की बात कही, हमेशा नेगोशिएटिंग टेबल पर दोनों ही पक्षों को, रशिया यूक्रेन को साथ में मिल करके बातचीत करके अपने समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। और भारत रूल्स बेस्ड ऑर्डर को भी बनाए रखने की हमेशा वकालत करता रहा है। तो ये, और वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थितियां हैं, उसमें भी आपने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्षों को रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए, दोनों पक्षों को डी एस्केलेशन के लिए कार्य करना चाहिए और दोनों ही पक्षों को संवाद के लिए प्रयास करने होंगे। इस तरीके के कन्फ्रंटेशन से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। तो ये जो पूरा अप्रोच है भारत की सरकार का, ये बहुत ही ज्यादा विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण है। और मैं एक बात और पूर्णिमा जी इस आपके सवाल के अंत में कहना चाहता हूँ कि भारत की जो विदेश नीति और रक्षा नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर के, किसी तरीके के, जैसे कि आप पाकिस्तान का अप्रोच देखते हैं, क्लाइंट स्टेट के तौर पर वो व्यवहार करता है अमेरिका के, और कभी वो चाइना के क्लाइंट स्टेट के तौर पर व्यवहार करता है। भारत एक स्वयं में अपने आप में एक महाशक्ति है, भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। चूंकि आपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र किया सर, उसका बहुत सीधे सीधे अचल मल्होत्रा सर ये है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, हम अपना फैसला स्वयं लेते हैं, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, जिसके उदाहरण पिछले समय में बहुत बार देखने को मिले। फिर चाहे हम मल्टी अलाइंड रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हम नॉन अलाइंड स्टेट में रहे हों। नेबरहुड हमारे लिए बहुत प्रिय है, लेकिन किसी भी तरीके का हमने ब्लाइंड रुख नहीं अपनाया है। मसलन नेपाल में जब चीनी एक्टिविटीज हमने देखी तो उसको लेकर हमने अपना एक बहुत क्लियर स्टैंड रखा है। डिफेंस, डिप्लोमेसी, दोनों में एक बैलेंसिंग वे अप्रोच भारत की साफ तौर पर देखने को मिली है। क्या ये भारत की मजबूत जरूरत और आने वाले समय में भारत की मजबूती के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, मैं इस कोई दूसरे परिप्रेक्ष्य में, इशू सेम है लेकिन इसे जरा दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। एक तरफ है वैल्यू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी और दूसरी तरफ है रियल पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में विश्व की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो सब रियल पॉलिटिक्स कर रही हैं। रियल पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी और वैल्यूज की इतनी कीमत नहीं होती है। इसी के चलते जितनी भी हमने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से गवर्नेंस बनाई, ग्लोबल गवर्नेंस बनाई है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, वो सब जो है एक्सपेक्टेशन से नीचे काम कर रही है। और UN तो बिल्कुल आप कह सकते हैं पैरालिटिक है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है, उसके रेजोल्यूशंस की कोई वैल्यू नहीं।
तब आज की परिस्थितियों को भारत को ये डिसाइड करना है कि हमें क्या वैल्यू बेस्ड बातें करनी है, कि वैल्यू बेस के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इजराइल को ईरान पे हमला नहीं करना चाहिए था। ये कोई प्रोवोकेशन नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। इवन आईएईए ने भी नहीं कहा कि, खुद ट्रम्प कह रहा है कि आईएईए भी ये कह रहा है कि उसके पास इनफ मटेरियल है वॉरहेड बनाने का, लेकिन क्या वो बॉम्ब बना चुका है? इससे पहले अमेरिका ने यही प्रिटेक्स्ट यूज किया था बगदाद इराक में रिजीम चेंज। मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप वैल्यू बेस्ड चलेंगे तो फिर आप जब हमास अटैक करता है तो आप हमास को कंडेम करेंगे जो हमने किया, और जब ईरान करता है तो आप इजराइल अगर शुरू करता है तो इजराइल को करेंगे। लेकिन आज युग जो है वो अनफॉर्चुनेटली रियल पॉलिटिक्स का। आपको ये देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है आपके, चुप रहने में या खुल के किसी एक के साथ में। अगर चुप रहने में बेहतरी है तो ठीक है, चुप रहिए, या संतुलन के नाम पे आप कहिए कि हम शांति चाहते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं। वहां पे भी कई बार हमसे चूक हो जाती है। अभी जब एक यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया जिसमें 149 लोगों ने ये कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए इजराइल और हमास के बीच में, तो अगर हम युद्ध का युग नहीं है ये और हम शुद्ध डिप्लोमेसी और डायलॉग चाहते हैं तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, उस रेजोल्यूशन की। हम एब्सटेन कर गए। तो कई बार ऐसा मैसेज दे जाते हैं गलती से या जानबूझ के या फंसे हुई परिस्थितियों में आज की, जिससे लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो रियल पॉलिटिक्स पे चलिए, पूरी दुनिया रियल पॉलिटिक्स पे चल रही है। जहां आपको नेशनल इंटरेस्ट दिखे आप उसकी बात करिए, या फिर पूरी तरह खुल के वैल्यू बेस्ड हो जाइए। हर इश्यू पे आप कमेंट कीजिए, भूल जाइए कि इजराइल ने आपको डिफेंस इक्विपमेंट देना है या टेक्नोलॉजी देनी है, या अमेरिका को आप डोनाल्ड ट्रंप को खड़े होके चौराहे पे बोलिए तू झूठ बोल रहा है, तुमने कोई मध्यस्थता नहीं करी थी। लेकिन ये होता नहीं है डिप्लोमेसी इस तरह खुल के, इस तरह से डिप्लोमेसी, सिविलाइज्ड डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है। तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के चलते हैं। नाम भले ही आप कुछ दे दीजिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दे दीजिए, मल्टी अलाइनमेंट दे दीजिए, स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग दे दीजिए, बड़े बड़े लेक्सिकॉन्स हैं, बहुत ही टर्मिनोलॉजी जो है बहुत ही मनोलुभावनी टर्मिनोलॉजी में आपको दे सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है, और ये ऑर्डर ऑफ द डे है, अब बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वैल्यू बेस्ड और ये सब बातें करते हैं, कहाँ आप पिछले 10-20 साल में कोई एक एग्जांपल दे दीजिए कि उन्होंने वैल्यू बेस्ड डिसीजन लिया हो। जो उन्हें ठीक लगता है वो करते हैं। अब चूंकि हम एक एस्पायरिंग, नहीं सर, जो उन्हें ठीक लगता है और जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का जमाना नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और चूंकि हम एस्पायर कर रहे हैं ग्लोबल पावर, तो ये भी एक डिमांड हो जाती है हम पे, या कि हम खुल के फिर जो है हर विषय के ऊपर खुलकर अपना एक जो है मत रखें। वहां पे हम दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है अगर आप वाकई ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं। ठीक है सर। ये बहुत सिंपल नहीं है पूर्णिमा जी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए सर, इसीलिए आप एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है ताकि इसको लेकर थोड़ी सी और क्लैरिटी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी सामने आ सके। लेकिन ओंकारेश्वर पांडे साहब, क्या भारत की विदेश पॉलिसी में और स्पष्टता की जरूरत है, या जो आज की भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि बात नेशनल इंटरेस्ट की है और वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये जो ढोल बज रहा है ना कि 517 लोग आ गए, उसकी जरा पोल खोलना चाहता हूँ। ये भारत सरकार ही नहीं, सभी सरकारों का कर्तव्य है कि अपने देश के जो लोग किसी और देश में संकट में फंस जाते हैं तो उनको वहाँ से सुरक्षित निकाले, और भारत ये काम बहुत दशकों से करता आ रहा है। 1990 में याद दिलाना चाहूँगा, उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जिसमें 175 भारतीयों को
कुवैत से निकाला गया था, इराक के साथ जब वॉर शुरू हुआ था 488 उड़ानें भरी गई थीं और उसके अलावा 170 और लोगों को जो है उसके निकाला गया था, 1,70,000 करीब करीब, और इसको समुद्री रास्ते से भी निकाला गया था। उसके बाद दूसरा संकट हुआ लेबनान में 2006 में, ऑपरेशन सुकून के जरिए उस समय भी 2200 करीब करीब निकाले गए। ऑपरेशन सफ़ेद हाथी हुआ लेबनान में, उसमें करीब 15,000 लोग निकाले गए। उस समय तब ढोल और जंजीरा नहीं पीटा जाता था कि हमने बहुत कर दिया और पापा ने वो रुकवा दी और हमें बचा दिया। आजकल मीडिया का ज़माना है और मीडिया ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसलिए लगता है कि सिर्फ अभी हो रहा है। इतिहास पढ़ें, गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, तो पता चल जाएगा कि ये ज़माने से चला आ रहा है, होना भी चाहिए। पहले जो नहीं हुआ था वो ये हुआ था कि अमेरिका से जो हथकड़ियों और बेड़ियों में बहर के जो लोग भारतीय भेजे गए, ये भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो आज हाल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमें डेलीगेशन भेजने पड़े दुनिया के देशों में कि जाओ और समझा के आओ कि हमारा पक्ष क्या है, ये अपने आप में दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं दुनिया को ये समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्या है और पाकिस्तान हमारे ऊपर किस तरह से हमले कर रहा है। पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा है ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका जवाब देता हूँ। पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा है ना क्योंकि वो गलती कर रहा है, इसलिए सफाई देना। मैंने कौन सी गलती की थी जो हमें पूरी दुनिया को सफाई देनी पड़ रही है? एक बात। दूसरी बात, फिर तो ग्लोबल मंच पर आतंकवाद की एक परिभाषा गढ़ने की भी बात नहीं करनी चाहिए। पर हमें ये भी नहीं कहना हमारे साथ दुनिया के लोग खड़े क्यों नहीं हुए? हमें ये क्यों दिखाई दिया कि हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो चूक हो रही है ना, जिसकी वजह से हमें मात्र 2-3 देशों का समर्थन मिला और बाकी के सारे देश वो जो ऐतिहासिक संबंध थे, आपको रूस का संबंध याद होगा जब 1971 की लड़ाई में अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसने अपना 7वां बेड़ा भेज रखा था और रूस ने हमारा साथ दिया। उस समय अमेरिका के विदेश सचिव किसिंजर भारत आए थे, इंदिरा गांधी के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और इंदिरा गांधी ने उनको समझाया कि पूरब में हमारे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसमें कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने जनरल सैम को बोलूंगी। ये आंख में आंख डाल के टेबल पे बैठ के उस समय का हमारा लीडरशिप अगर धमका सकता था, तो आज 17 बार अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता करवाई, तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री उठ के क्यों नहीं कहते कि भैया तुमने नहीं करवाई? प्रवक्ता के माध्यम से प्रवक्ता के माध्यम से और फोन पे नहीं साहब, जैसे टेलीविजन पे रोज बाइट देते हैं, जैसे टेलीविजन पे रोज वो बाइट देते हैं, टेलीविजन पे हम भी बाइट दे सकते हैं ना। फेल है भारत की, बिल्कुल। तो अमेरिका के साथ तो करीबी नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्वाड 2+2, आप डिफेंस सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर आपका नहीं होना चाहिए। रूस के साथ आपके रिश्ते, क्योंकि आप तो यूक्रेन में भी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। फिर चीन के साथ टकराव की स्थिति में व्यापार कंटिन्यू, फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और इजराइल दोनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होने चाहिए। अगर फॉरेन पॉलिसी फेलियर है तो 30 सेकंड्स में से बोलेगा, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। यश, मैं बस आ रही हूँ आपके पास, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, आपने इजराइल के साथ पूछा, इजराइल और ईरान के साथ रिलेशन। ईरान के साथ हमारे 5000 साल पुराने रिलेशंस हैं। 1950 में तो हमने उससे औपचारिक रिश्ता शुरू कर दिया था और 1950 में इजराइल को मात्र हमने मान्यता दी थी। 1992 में हमारे रिलेशन शुरू हुए हैं इजराइल के साथ। लेकिन ईरान है ना जिसने कश्मीर के इशू पर भारत के अगेंस्ट भी बोला था। यही ईरान है ना। लेकिन फिर भी ईरान के साथ हमारे देश के पुराने रिश्ते खराब हो गए। लेकिन ईरान के साथ जो हमारे दूसरे रिलेशन है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाबहार का पोर्ट हम ईरान के सहयोग से बना रहे हैं। अगर चाबहार का पोर्ट नहीं बनाते हैं आप, तो आप चाइना को कंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस देखते हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, ये फैक्चुअली कैसे एस्टैब्लिश होता है, आप मुझे कह लीजिए और फिर मेरी बात सर। मिडिल ईस्ट में मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो फिलहाल ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं? मैं बताता हूं।
बताइए। सऊदी अरब आज खड़ा हो गया ठीक है, है। जो अब्राहम समझौता हुआ है ठीक वो है। पहले अमेरिका ने करवाया था, वो टूट चुका है। और हमें देखना है कि 57 इस्लामिक देशों में से एक इजराइल के साथ रिलेशन बनाने से हमारे 15-20 कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। इजराइल के साथ हमारा टोटल ट्रेड 7-7.5 बिलियन डॉलर का है और 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरबिया ने हमसे नहीं, पर वो तो कमिटमेंट किया है। सैंक्शंस, क्या वो तो हम- सैंक्शंस की वजह से हम नहीं है सर? 190 क्या बिलियन वो डॉलर के सैंक्शंस की ट्रेड वजह से नहीं है? को हम व्यापार अपने में दांव पे रखेंगे सर, जो व्यापार किसी एक घटा है, क्या वो रिलेशन के साथ? सैंक्शंस की वजह से नहीं है, या ये भारत और ईरान के खराब होते रिश्तों की वजह से? ये तो सैंक्शंस की वजह से है ना सर। नहीं नहीं, यू आर हमें कोटिंग द अपना फैक्ट्स, आई रिलेशन एम देखना कोटिंग है द ना। फैक्ट्स। हम सैंक्शन की बात ही नहीं है। सर, sanctions है या नहीं हमारा है? क्या लेना देना? सर, sanctions से हमारे व्यापार घटा है कि अपने नहीं? रिलेशन, आप ये देखिए, आप कुल्हाड़ी पे पांव मारना चाहते मारिए। ठीक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई ठीक दे है। गया कि आपके साथ कौन खड़ा है। ठीक है, इसका अगर- जवाब सिंह अगर साहब देंगे। सत्य पर जाएंगे सिंह साहब, तो इसका आपकी जवाब मैं विदेश आपसे नीति लूंगी, जो सही अभी के रास्ते पे ओंकारेश्वर जी ने और जाएगी। संजीव जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं।